हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर ओन चैनल ट्रेंडिंग एग्जाम। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग इसमें चैप्टर 9 कर रहे हैं इकोनॉमिक्स का, और उसके अंदर हम लोग अब तक 270 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो कर चुके हैं। तो आज हम लोग करने वाले इससे आगे के क्वेश्चन, क्योंकि हमारे पास टोटल क्वेश्चंस जो है वो अभी भी 378 है। तो यानी कि 108 क्वेश्चन का गैप हमारे पास अभी भी है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है 271। भारत के राष्ट्रीय शेयर बाजार का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, यहाँ पर सबसे पहली बात यही हुई है कि यहाँ पर राष्ट्रीय नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है हमारा एनएससी, उसकी हमारी कहते हैं मुख्यालय, उसका जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पर है? वो मुंबई है, कोलकाता है, दिल्ली है, अहमदाबाद है। 1996 का क्वेश्चन है लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो ये है मुंबई में। ठीक है। राष्ट्रीय शेयर बाजार की स्थापना फेरवानी समिति की सिफारिश पर नवंबर 1992 में हुई। राष्ट्रीय शेयर बाजार का मुख्यालय दक्षिण दिल्ली में दक्षिणी मुंबई में, दिल्ली बोल रहा हूँ, दक्षिण मुंबई में वर्ली में है। ठीक है, वर्ली का इलाका जहां पे आपको ये मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 272। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का प्रवर्तक है यानी प्रमोटर है, कौन है प्रमोटर? तो भारतीय स्टेट बैंक, एलआईसी, आईडीबीआई या फिर सारे के सारे? तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया के सारे ही क्या है? प्रमोटर्स है, प्रवर्तक है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया की स्थापना 1992 में फेरवानी समिति की सिफारिश पर हुई थी। इसके प्रवर्तक और प्रमोटर में भारतीय सरकार के अलावा शीर्ष वित्तीय संस्थाएं हैं, जिनमें प्रमुख रूप से आईडीबीआई, आईडीएफसी, आईएफसीआई, एलआईसी, जीआईसी और एसबीआई शामिल है। देन आता है क्वेश्चन नंबर 273। निक्की क्या है? निक्की तो जापान का विदेशी विनिमय बाजार है। ये देश के योजना आयोग का जापानी नाम है। ये जापान के केंद्रीय बैंक का नाम है, या टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज के अंश मूल्य सूचकांक है? क्या ये प्राइस इंडेक्स है एक तरीके का? तो ये एक तरीके का प्राइस इंडेक्स है, तो डी हमारा करेक्ट है। निकी जो एक प्राइस इंडेक्स है। निकी द निहॉन केंजाई सिम्बो, मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकती है, द निहॉन केंजाई सिम्बन टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का स्टॉक मूल्य सूचकांक यानी स्टॉक प्राइस इंडेक्स है। क्वेश्चन नंबर 274। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करते हैं। सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएससी में उपलब्ध 50 अधिकतम महत्वपूर्ण स्टॉकों पर आधारित है। सेंसेक्स के परिकलन के लिए सभी सेंसेक्स स्टॉकों की अनुपातिक भारिता दी जाती है। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज विश्व की सबसे पुरानी स्टॉक एक्सचेंज है। इनमें से कौन सा सही है या कौन सा सही नहीं है? तो इनमें से जो सबसे सही है वो यही है कि सेंसेक्स के परिकलन के लिए सभी सेंसेक्स स्टॉक को अनुपानिक अनुपातिक भारिता दी जाती है। ये 50 वाला जो है ये तो निफ्टी का है, क्योंकि हम लोग निफ्टी 50 के नाम से याद रखते हैं कि निफ्टी जो होता है वो 50 बड़ी कंपनियों के बारे में बात करता है, क्योंकि हम निफ्टी 50 के नाम से ही जानते हैं उसको, है ना। तो बीएससी की बात तो यहाँ पर हो ही नहीं सकती, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज दुनिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज नहीं है, वो बेल्जियम में था। जरा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। तो इसके हिसाब से केवल 2 सही है, तो ए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बंबई कह लो या बॉम्बे कह लो, के 30 महत्वपूर्ण स्टॉकों पर आधारित होती है। ये 50 नहीं 30 पर होती है, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज निफ्टी जो होती है वो 50 महत्वपूर्ण स्टॉकों पर आधारित होती है। इस प्रकार कथन एक असत्य है। विश्व का सबसे पुराना पुराना स्टॉक एक्सचेंज एंटवर्प बेल्जियम है, जिसकी स्थापना 1460 में हुई थी। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज वर्ष 1972 में स्थापित हुआ था, इसीलिए वह भी गलत है। बीएसई भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। सेंसेक्स के परिकलन के लिए सभी सेंसेक्स स्टॉकों को उनके बाजार पर डालने वाले महत्व के अनुरूप अनुपातिक भारिता प्रदान की जाती है। इस प्रकार कथन दो सत्य है और विकल्प ए जो है वो करेक्ट होगा। ठीक है। संवेदी सूचकांक यानी कि सेंसेक्स, जो हल्का सा सेंसिटिव इंडेक्स सेंसेक्स में चढ़ाव का तात्पर्य, सेंसेक्स के बढ़ने का क्या मतलब है? सेंसेक्स के बढ़ने का क्या मतलब है? बंबई शेयर बाजार के साथ पंजीकृत सभी कंपनियों के शेयरों के मूल्य के चढ़ाव, राष्ट्रीय शेयर बाजार के साथ पंजीकृत सभी कंपनियों के शेयरों के मूल्य में चढ़ाव, बंबई शेयर बाजार के साथ पंजीकृत एक कंपनी समूह के शेयरों के मूल्य में समग्र चढ़ाव, और बंबई शेयर बाजार के साथ पंजीकृत
एक कंपनी समूह के संबंधित सभी कंपनियों के शेयर मूल्य में चढ़ाव। तो हमसे समग्र नहीं बोला गया है, यहाँ पर क्या बोला गया है, शेयरों में चढ़ाव, यहाँ पर बोला है समग्र चढ़ाव। हाँ, तो ये होता है बेसिकली। बंबई शेयर बाजार के साथ पंजीकृत एक कंपनी समूह के शेयरों के मूल्य में समग्र चढ़ाव जो है, ये सेंसिटिव इंडेक्स कहलाता है। सी करेक्ट है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएससी के संवेदी सूचकांक को संक्षिप्त रूप से सेंसेक्स कहा जाता है। संवेदी सूचकांक में चढ़ाव का अर्थ बीएससी में सूचीबद्ध 30 कंपनियों के शेयरों के मूल्य समग्र मूल्य में चढ़ाव है, यानी सारे के सारे शेयर होते हैं। ठीक है। 276 बीएससी सेंसेक्स बाजार में उतार चढ़ाव का एक सूचकांक है। इस सूचकांक में जितनी कंपनियों को सम्मिलित किया जाता है उनकी संख्या कितनी है। तो हमने अभी पढ़ा था कि बीएससी जो है वो 30 कंपनियों को देखता है और एनएससी जो है वो 50 कंपनियों को देखता है। तो यहाँ से तो डायरेक्ट ही आंसर है, तो सी, तो ए हमारा करेक्ट आंसर है। मार्च 2014 तक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ग्रीनएक्स सूचकांक में कंपनियों की संख्या कितनी थी। ग्रीनएक्स यानी जो सबसे ज्यादा प्रॉफिट दे रही होंगी वही ग्रीनएक्स कहलाएगी। तो ऐसी क्या थी, 25 थी 2014 तक। ये करंट क्वेश्चन होगा तो इस टाइप के क्वेश्चन अभी भी आ सकते हैं। मार्च 2014 तक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ग्रीनएक्स सूचकांक में बीएससी ग्रीनएक्स इंडेक्स में कंपनियों की संख्या 25 थी तथा वर्तमान में भी इस सूचकांक में कंपनियों की संख्या कितनी है, 25। तो वर्तमान का भी आपके पास हो गया। हालांकि फरवरी 2012 की शुरुआत के समय में इसमें केवल 20 संख्या शामिल थी, 20 कंपनियां थी। 278 बीएससी ग्रीनएक्स में कितनी कंपनियां शामिल है। अभी बोला है ग्रीनएक्स में कितनी कंपनियां शामिल है, क्योंकि ये क्वेश्चन 2015 का है तो 14 के बाद वाली होंगी और 14 से अभी तक 25 ही है, तो 25 करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है। क्वेश्चन 279 वर्ष 2000 और 2001 के दौरान भारत में निम्नलिखित प्रमुख शेयर बाजारों में सर्वाधिक कारोबार करने वाला बाजार कौन सा है। बॉम्बे शेयर बाजार, कलकत्ता शेयर बाजार, दिल्ली शेयर बाजार या फिर राष्ट्रीय शेयर बाजार। तो 2000 से 2001 के बीच जो सबसे ज्यादा व्यापार किया था वो एनएससी ने किया था, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने किया था। ठीक है। वर्ष 2000 से 2001 में राष्ट्रीय शेयर बाजार एनएससी ने कारोबार 8.39 लाख करोड़ रुपए का था, जो भारत में उस वर्ष के किसी अन्य शेयर बाजार में सर्वाधिक अपेक्षा सर्वाधिक था, सबसे ज्यादा था उस टाइम पे। वर्तमान में भी भारत के शेयर बाजार में सर्वाधिक कारोबार बीएससी का ही है, यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का। वर्तमान में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का। ठीक है। ये भी गलती से लगा दिया, बीएससी का ही है। ठीक है, बीएससी का है फिलहाल। 280 भारतीय शेयर बाजार में उतार चढ़ाव का कारण है, क्या कारण है। विदेशी कोषों का अंतः प्रवाह और बाह्य प्रवाह, ठीक। विदेशी पूंजी बाजारों में उच्चावचन, ठीक है, और मौद्रिक नीति परिवर्तन। कौन सा सही कारण है। तो एक्चुअली बात तो यह है कि उतार शेयर बाजारों उतार चढ़ाव के लिए ये तीनों ही कारण है, बिल्कुल सही है। तो 1 2 1 2 3 सी हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है। भारतीय शेयर बाजार में उतार चढ़ाव के लिए प्रमुख कारण कौन कौन से। पहली बात, विदेशी कोषों का अंतः प्रवाह और एवं बाह्य प्रवाह, मौद्रिक एवं राजकोषीय नीति में परिवर्तन, विदेशी पूंजी बाजारों में उतार चढ़ाव जो निवेशकों को प्रभावित करता है, औद्योगिक वातावरण की स्थिति और बाजार में तरलता की उपलब्धता। ये सारी चीजें जो है ये क्या करती है, असर डालती है। देन क्वेश्चन नंबर 281, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है। नई दिल्ली में, लंदन में, मुंबई में या पेरिस में। अब जिसने भी स्कैम 1992 देखी है, मैं क्यों इसलिए एग्जांपल दे रहा हूँ, वैसे मैं न्यूज का भी एग्जांपल दे सकता था, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। पर क्या है ना कि आजकल ज्यादातर लोग वेब सीरीज से ज्यादा पढ़ते हैं, तो जिन्होंने भी स्कैम 1992 देखी है उनको मेरे को इसका आंसर बताने की जरूरत है नहीं, ये मुंबई ही है। ठीक है ना। तो बॉम्बे शेयर बाजार बीएससी दलाल स्ट्रीट मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक। 282 शब्द बुल तथा बियर किस व्यापार क्षेत्र से जुड़े हैं। देखो ये वाला वर्ड जो है ना, अभी बुलिश मार्केट वाला, ये अभी हाल फिलहाल में भी बहुत चला हुआ है, क्योंकि अभी जो सेंसेक्स है वो 60,000 के पार जा चुका है। कल के हिसाब से अगर बात करें तो 60,000 के ऊपर जा चुका है, कल जो मार्केट क्लोज हुआ है फ्राइडे को। तो इस हिसाब से अभी सब यही सोच रहे हैं कि बुलिश मार्केट खत्म होने वाला है, बुलिश मार्केट खत्म होने वाला है, बुलिश मार्केट खत्म होने वाला है। क्योंकि जब 40,000 पे था तब भी लोग इसी डाउट में थे, 50,000 पे था क्योंकि इतना ऊपर कभी जानता जाता नहीं है। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि सेंसेक्स जो है इस बार अप्रोक्सीमेटली 1 लाख तक जा सकता है। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि 1 लाख तक जा सकता है।
पर बहुत लोगों का मानना है कि नहीं, बुलिश मार्केट खत्म होने वाला है। सेंसेक्स की मैं बार बार बात कर रहा हूँ, तो मेरे को बताने की जरूरत नहीं कि इनमें से कौन से बाजार में होगा। सेंसेक्स बोल रहा हूँ बार बार, तो शेयर बाजार में ही होगा ये। ठीक है, ये देखो, बुल जो होता है, बुल का मतलब होता है तेजड़िया बाजार, और बियर का मतलब होता है मंदड़िया बाजार। मतलब कि जब बियरिश मार्केट चल रहा होता है, यानी मार्केट में पॉइंट्स नीचे जा रहे होते हैं, लगातार सेंसेक्स जो है वो नीचे जा रहा है, लोगों को घाटा हो रहा है। जब बुलिश होता है तो ये रेट जो होते हैं वो ऊपर जा रहे होते हैं, यानी फायदा हो रहा होता है। बुल तथा बियर शेयर बाजार का शब्द है, जिनका हिंदी में क्रमशः अर्थ है बुल का तेजड़िया और बियर का मंदड़िया। जो व्यक्ति शेयर की कीमत बढ़ाना चाहता है वह उसे तेजड़िया कहते हैं, और जो व्यक्ति शेयर की कीमत गिरने की आशा करता है उसे मंदड़िया कहते हैं। ठीक है, सिंपल, कोई ज्यादा बड़ी चीज तो है नहीं है। 283, वित्तीय निवेशों के विशिष्ट व्यवहार से मंदड़िया शब्द किसका घोतक है? तो मंदड़िया शब्द का उत्तर ये होता है ना, शेयर की कीमत गिरने की आशा करने वाला। वह निवेशक जो यह महसूस करता है कि अमुक प्रतिभूति की कीमत गिरने वाली है, यहीं से आगे मंदड़िया तो यही है। कीमत बढ़ने वाली है, ये बुल में आएगा, ये तेजड़िया होगा। शेयर धारक या बॉन्ड जिसकी किसी वित्तीय या अन्यथा कंपनी में हिस्सेदारी है, नहीं ये तो हो ही नहीं सकता। उस उधारदाता को जो कर्ज देता है या बॉन्ड खरीदता है, नहीं ये भी नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा तेजड़िया, ये वाला होगा मंदड़िया। हमसे पूछा है मंदड़िया, तो जो गिरने की कीमत गिरने का सोचता है। क्वेश्चन 284, स्टॉक एक्सचेंज में निम्नलिखित में से कौन सट्टेबाज नहीं है? दलाल सट्टेबाज नहीं है, तेजड़िया नहीं है, मंदड़िया नहीं है, या स्टैग नहीं है। तो सट्टेबाज की अगर जो मैं बात करूं, वो दलाल नहीं होता। दलाल का काम होता है आपसे सट्टा लगवाना, वो खुद सट्टा नहीं लगाता। ठीक है, तो भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में 4 प्रकार के सट्टेबाज काम करते हैं: तेजड़िया, मंदड़िया, स्टैग और लैमडेक लैमडक। ठीक है, लैमडक, ये 4 तरीके के होते हैं। तो मंदड़िया और तेजड़िया तो हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। स्टैग और लैमडक ये आपके लिए नया है। तो ये जो है दलाल वगैरह जो है, ये कभी भी सट्टेबाज नहीं होते। 285, निम्नलिखित में से शेयर बाजार में कौन सटोरिया नहीं है, यानी सट्टेबाज नहीं है? वही वाली बात हो गई, तेजड़िया मंदड़िया, उसी क्वेश्चन को उठा के। तो दलाल नहीं है, बाकी ये तीनों तो है ही लैमडक के साथ, ये तीनों तो है ही, एक तो लैमडक है और बाकी के ये 3 है। ठीक, देखो अभी मैंने आप लोगों को स्कैम 1992 की बात बताई थी, मुझे पता भी नहीं था कि ये क्वेश्चन आने वाला है। मैंने आपसे वैसे भी बोला हुआ है कि मैं हैंड टू हैंड आपके सामने ही रीड करता हूँ। तो 286 जो है उसके अंदर बोला हुआ है इनसाइड ट्रेडिंग। इनसाइड ट्रेडिंग स्कैम 1992 का तो सबसे बड़ा बवाल ही यही था, तो ये तो था ही ना। ठीक है, तो इनसाइड ट्रेडिंग किससे संबंधित है? शेयर बाजार से, घुड़दौड़ से, करारोपण से, या अंतरराष्ट्रीय व्यापार से? तो ऑफकोर्स शेयर बाजार से। ठीक, इनसाइड ट्रेडिंग आंतरिक व्यापार शेयर बाजार से संबंधित है। इसके अंतर्गत कंपनी के कर्मचारी या कोई संबंधित व्यक्ति कंपनी की आंतरिक सूचनाओं का उपयोग करके शेयर ट्रेडिंग में अनुचित लाभ प्राप्त करता है, और यह अवैध कार्य माना जाता है, यानी कि यह एक इलीगल वर्क है। ठीक है, देखो उसी क्वेश्चन को फिर से रिपीट किया हुआ है 2017 में भी, लेकिन इस बार इनसाइड ट्रेडिंग की जगह नाम दे दिया आंतरिक व्यापार। बस आपको दोनों के नाम ही पता होने चाहिए। आंतरिक व्यापार भी किससे संबंधित होगा? ऑफकोर्स शेयर बाजार से संबंधित होगा। सार्वजनिक खर्च इन सबसे क्यों ही होगा, ये शेयर बाजार से होगा। क्लियर? 288, पूंजी बाजार से आप क्या समझते हैं? तो पूंजी बाजार का मतलब क्या है? शेयर बाजार, वस्तु बाजार, मुद्रा बाजार, सभी बाजार? नहीं, कैपिटल मार्केट कहते हैं हम लोग शेयर मार्केट को, हम लोग शेयर मार्केट को ही कैपिटल मार्केट कहते हैं, यानी पूंजी बाजार कहते हैं। ठीक, पूंजी बाजार वह वित्तीय प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह दीर्घकालीन फंड का बाजार है। इसमें इक्विटी या अंश पत्रों तथा ऋण डेब्ट के माध्यम से पूंजी की उगाही मिलती है, यानी कैपिटल सम्मिलित है। यह देश के भीतर तथा बाहर दीर्घकालीन फंड प्राप्त करने का बाजार है। देन आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 289, भारत में संगठित मुद्रा बाजार का अत्यधिक अस्थिर भाग है, यानी कि जो संगठित हमारा जो मुद्रा बाजार है, उस मुद्रा बाजार में कौन सा ऐसा हिस्सा है जो सबसे ज्यादा अस्थिर है, जो सबसे ज्यादा चेंज होता रहता है? सरकारी प्रतिभूति बाजार, व्यापारिक बिल बाजार, याचना मुद्रा बाजार, या फिर जमा प्रमाण पत्र बाजार? तो सबसे ज्यादा जो चेंज होता रहता है वो है याचना मुद्रा बाजार। ठीक है, भारत में प्रमुख संगठित वित्तीय बाजार है मुद्रा बाजार एवं पूंजी बाजार। मुद्रा बाजार वह है जहां शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी का बाजार है, वहीं पूंजी बाजार में दीर्घावधि बाजार मिलते हैं, यानी शेयर मार्केट में दीर्घावधि मिलती है, और मुद्रा बाजार में यानी मॉनेटरी मार्केट में शॉर्ट टर्म मिलती है।
अतः स्पष्ट है कि अल्पावधि होने के कारण मुद्रा बाजार में अस्थिरता होने की संभावना प्रबल होती है। मांग मुद्रा या कॉल मनी ऐसे वित्त को कहते हैं जो लघु अवधि में के होते हैं, जिन्हें मांगे जाने पर चुकता करना होता है, तो इसी को हम लोग याचना मुद्रा बाजार भी कहते हैं। क्लियर? याचना देखो वर्ड ही चेंज किया, याचना का मतलब मांग ही है, कि आप जब किसी से मांगते हो ना उसी को याचना करना भी कहते हैं। हिंदी हिंदी की बात है ये। क्वेश्चन नंबर 290, विश्वसनीय प्रतिभूतियों से तात्पर्य क्या है? कौन सी प्रतिभूतियां होती है जिनको आप विश्वसनीय कहते हो? ऐसे शेयर जिनकी सरकार ने गारंटी दी हो, ऐसे शेयर जो स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हो, ऐसे शेयर जिन पर लगातार ऊंची दर का लाभ हो, या उक्त में से कोई नहीं। तो विश्वसनीय प्रतिभूति ये होती है जिन पर लगातार ऊंची दर हो, यानी लगातार प्रॉफिट हो रहा हो या लगातार आपको फायदा पहुंचाई जा रही है वो। तो विश्वसनीय प्रतिभूति से तात्पर्य ऐसे शेयर ऐसी कंपनियों के शेयर है जिनकी विस्तृत उत्पाद श्रृंखला हो, जिनका उच्च प्रबंधन और जिनमें हमेशा ऊंची आय और लाभांश प्राप्त होता रहे। अब ये एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इस कॉन्सेप्ट ने मेरा भी दिमाग खराब किया था जब हम लोग पढ़ते थे। गिल्ट एंड बाजार किसे कहते हैं? ठीक है, गिल्ट एंड बाजार। अब बहुत सारे लोगों को लगेगा गिल्ट का मतलब तो दुख होता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। गिल्ट एज बाजार जो है वो सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार होता है, बेसिकली समझ लो, इसमें गवर्नमेंट अपनी सिक्योरिटीज बेचती है। तो गिल्ट एज बाजार रिजर्व बैंक के माध्यम से सरकार और अर्ध सरकारी प्रतिभूतियों को क्रय विक्रय किया जाता है। गिल्ट एज का अर्थ सर्वोत्तम या उत्कृष्ट होता है, समझ गए? सबसे पहली बात तो यही समझ लो, सर्वोत्तम या उत्कृष्ट, सबसे अच्छे तरीके के होंगे ये। इसे उत्कृष्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन सरकारी तथा अर्ध सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्य स्थिर रहता है, अन्य प्रतिभूतियों के समान इसमें अस्थिरता नहीं होती। यही कारण है कि बैंक और अन्य संस्थाएं इन प्रतिभूतियों के लिए विशेष आकर्षण रखती है, क्योंकि अगर एक बार इनको जिस रेट पर आपने खरीद लिया ये उसी रेट पर रहेंगे, ये बढ़ेंगे घटेंगे नहीं, तो उससे फायदा भी होता है कभी कभार। क्वेश्चन 292, निम्नलिखित में से कौन सा एक बाजार में संदर्भ में अप्रासंगिक है? शेयर बाजार के लिए इनमें से कौन सा वर्ड है जो कि नहीं मिलता? सेंसेक्स तो शेयर बाजार से रिलेटेड है, निफ्टी बिल्कुल ही है, बीएससी बिल्कुल ही है, तो एक सेप्स ही रह जाता है। सेप्स जो है वो बिल्कुल ही शेयर बाजार से रिलेटेड वर्ड नहीं है। सेंसेक्स, बीएससी, निफ्टी शेयर बाजार से संबंधित है, जबकि सेप्स एसएपीएस स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम देश के वित्तीय असंतुलन को ठीक करने हेतु कार्यक्रम है। भारत सरकार ने सेप्स की नई आर्थिक नीति के साथ 1991 में प्रारंभ किया था। क्लियर? अगेन सेम क्वेश्चन 2005 में एक और बार पूछा गया था, 293 पे दे रखा है हमें कि इनमें से कौन सा एक अप्रासंगिक है। तो यहाँ पर वर्ड में फर्क यही है कि पहला जो क्वेश्चन था उसमें ये बोला था कि इनमें से कौन सा शेयर बाजार से रिलेटेड नहीं है, यहाँ पर बोल दिया इनमें से कौन सा रिलेटेड नहीं है। ये कहाँ से रिलेटेड नहीं है ये तक नहीं बताया है, तो आपको खुद ही पहचानना पड़ेगा कि सेंसेक्स, निफ्टी और बीएससी, अरे ये तो स्टॉक एक्सचेंज वाले, ये तो शेयर बाजार वाले, यही एक है जो शेयर बाजार का नहीं है। क्वेश्चन में बस ये अंतर किया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 294, किसी कंपनी के डिवेंचर धारक उसके शेयर धारक होते हैं, लेनदार होते हैं, देनदार होते हैं या निदेशक होते हैं? तो जो अगर किसी कंपनी के डिवेंचर, अगर मेरे पास किसी कंपनी के डिवेंचर है, मतलब कि कंपनी मुझे पैसे देगी, यानी मैं वो इंसान हूं जो कंपनी से पैसे लेगा, तो जो कंपनी से पैसे लेगा वो कंपनी का लेनदार होता है। ठीक है, तो बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, जो कंपनी से पैसे लेगा वो लेनदार, जो कंपनी को पैसे देगा वो देनदार। डिवेंचर का अर्थ ऋण पत्रों से होता है। संयुक्त पूंजी कंपनियां ऋण प्राप्त करने हेतु डिवेंचर जारी करती हैं। जो संस्था इन्हें जारी करती है उन्हें डिवेंचर्स पर धारक को एक निश्चित दर से ब्याज देती है। पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा डिवेंचर जारी करना कंपनी अधिनियम 1956 तथा 11 जून 1992 को सेबी द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अधीन है। डिवेंचर के मूल राशि उसकी पूर्णता अवधि पर सौंप दी जाती है, यानी बेसिकली ये एक तरीके का लोन है, टर्म लोन कह सकते हो आप, जिसे आप बोलते हो कि भैया 6 महीने पे, 2 साल में, 3 साल में, 10 साल में हम आपसे क्या कर लेंगे, आपको ये लोन वापस कर देंगे, तब तक आपको इंटरेस्ट पे करते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 295 की बात करते हैं। तो स्वामित्व के आधार पर निम्नलिखित में से कौन एक अन्य से भिन्न है, यानी स्वामित्व के आधार पर, मालिकाना हक के आधार पर कौन सा ऑड वन आउट है? जीवन बीमा निगम पॉलिसी, बैंक का सावधि जमा पत्र, किसान विकास पत्र या फिर कंपनी का ऋण पत्र? तो अगर मैं इन चारों में से बात करूं तो सबसे अलग जो है कंपनी का ऋण पत्र है। क्यों है जरा हम पढ़ के देखते हैं।
कंपनी के ऋण पत्र पर स्वामित्व कंपनी की सहमति से प्रस्तांकन द्वारा हस्तांतरणीय होता है, अर्थात ऋण पत्र का स्वामित्व बदलता रह सकता है, शेष का स्वामित्व नहीं बदलता। यानी ये तीनों जिसके हैं उसी के रहेंगे, पर ये मैं ट्रांसफर कर सकता हूं। ठीक है। जिस व्यक्ति के नाम पर जीवन बीमा पॉलिसी, बैंक सावधि जमा और किसान विकास पत्र निर्गत किया गया है, अंत तक उसी का स्वामित्व उस पर रहता है। क्वेश्चन नंबर 296, प्रथम भूमि विकास बैंक यानी लैंड डेवलपमेंट बैंक जो है उसकी स्थापना 1920 में हुई थी, लेकिन कहां पर हुई थी? तो ये हुई थी झांग में। ठीक है, झांग पंजाब की जगह है ये। झांग जो है पंजाब में है। मुझे भी नहीं पता था, जब मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा था ना काफी टाइम पहले, तब मुझे पता था। नाम मेरे को इसलिए याद है क्योंकि फिर मैंने ही दिमाग लगाया था कुछ फालतू सा, ओ तो पंजाबी सा साउंड कर रहा है झांग, कुछ स्टूपिड सा रीजन था मेरा। ठीक है, तो झांग है पंजाब। ठीक है। भूमि विकास बैंक किसानों की कृषि में स्थायी सुधार हेतु दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है। भारत में प्रथम भूमि विकास बैंक की स्थापना वर्ष 1920 में झांग पंजाब में शामिल हुई थी और उन ठीक है, पंजाब में शामिल हुई थी। ठीक। 297, भूमि विकास बैंक किसानों को ऋण उपलब्ध कराता है। भूमि विकास बैंक जो है वो किसानों को ऋण उपलब्ध करवाता है, पर किस लिए? कम अवधि के लिए, मध्यम अवधि के लिए, लंबी अवधि के लिए, या केवल भूमि सुधारों के लिए? तो यह देता है लॉन्ग टर्म लोन, लंबी अवधि के लिए, 20-20 साल तक के। भूमि विकास बैंक किसानों को कृषि में स्थायी सुधार हेतु ऋण प्रदान करता है और इन्हें इस हेतु भूमि विकास बैंक द्वारा प्रदान किया जाने वाला ऋण दीर्घावधि लंबे टर्म का होता है, लॉन्ग टर्म होता है ये। क्वेश्चन नंबर 298, भूमि विकास बैंक के लिए कौन सा कार्य सत्य है? ठीक है, दीर्घकालीन ऋण कृषकों को उपलब्ध करवाना, अल्पकालीन ऋण कृषकों को उपलब्ध कराना, बड़े उद्योगों के लिए ऋण प्रदान करना, लघु उद्योगों के लिए ऋण प्रदान करना। तो ये उद्योगों को तो देता ही नहीं, तो ये दो पॉइंट तो ऐसे ही गलत है। अब ऊपर हमने पढ़ा था कि ये लॉन्ग टर्म की बात करता है, तो लॉन्ग टर्म की बात करता है तो ये हो गया। ठीक। 299, निम्न में से कौन सा बैंक कृषि हेतु दीर्घकालीन ऋण देता है? देखो यही क्वेश्चन दोबारा से रिपीट किया, तो भूमि विकास बैंक हो गया ना। कृषि हेतु दीर्घकालीन ऋण कौन देता है? भूमि विकास बैंक देता है। और इसी के साथ अब रोहित शर्मा आ चुके हैं 300वें रन की पारी पर, एक काफी अच्छी पारी खेलते हुए। सॉरी, आई नो स्टूपिड है, आई नो स्टूपिड है। तो चलते करते हैं क्वेश्चन नंबर 300। क्वेश्चन नंबर 300, आई नो थोड़ा सा स्टूपिडिटी थी वो। तो भूमि विकास बैंक भाग है, जो भूमि विकास बैंक है वो किस चीज का भाग है? वो व्यापारिक बैंकों का है, वो आईडीबीआई का है, वो एफ एफसीआई का है, या फिर सहकारी साख संरचना का भाग है? तो भूमि विकास बैंक जो है वह सहकारी कोऑपरेटिव क्रेडिट क्रिएशन का पार्ट है। ठीक है, तो भूमि विकास बैंक सहकारी साख रचना का एक भाग है। सहकारी साख रचना के अंतर्गत राज्य सहकारी बैंक, सहकारी भूमि विकास बैंक और प्राथमिक कृषि ऋण समितियां सम्मिलित होती है। और आते हैं क्वेश्चन नंबर 301 पर। केंद्रीय सहकारी बैंकों का कार्य क्षेत्र कितना होता है? जनपद के स्तर तक, राज्य के स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर तक, या ब्लॉक स्तर तक? तो केंद्रीय सहकारी बैंक जो है वो एक जनपद के लेवल पे ही काम करती है। ठीक है। भारत में सहकारी बैंक 3 स्तरों पर कार्य करता है। प्रथम स्तर पर राज्य के राज्य सहकारी बैंक करते हैं। द्वितीय स्तर पर केंद्रीय सहकारी बैंक जो जनपद स्तर पर कार्य करता है, इसीलिए इन्हें जिला सहकारी बैंक भी कहा जाता है। तृतीय स्तर पर ग्रामीण बैंक ऋण समितियां या प्राथमिक ऋण समितियां होती है जो ग्राम स्तर पर कार्य करती है। तो सबसे पहला कौन सा होगा? स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, विलेज लेवल। यहाँ पर स्टेट वाली ही करेगी, यहाँ पर सेंट्रल वाली करेगी, और यहाँ पर ग्राम वगैरह की है, विलेज पंचायत वगैरह है वो करेगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 302, सहकारी साख समितियों का ढांचा है द्विस्तरीय, एक स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय, चतुर्स्तरीय। तो अगर हमने ऊपर पढ़ा है तो ऊपर यही तो पढ़ा है कि स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल और विलेज लेवल। तो इसके हिसाब से कितने स्तरीय हो गए? 3 स्तरीय हो गए, सीधा सीधा। क्वेश्चन नंबर 303, निम्न में से कौन जनपद स्तर पर कार्यरत है? अभी देखो फिर हमने पढ़ा था स्टेट वाले जो सहकारी बैंक होते हैं, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक होते हैं, वो जो होते हैं वो स्टेट लेवल पे काम करते हैं। जिले लेवल पे यानी जनपद के लेवल पे करता है सेंट्रल। ठीक है, केंद्रीय सहकारी बैंक। ठीक।
अब अगर आप बाकी सोच रहे हो तो देखो आरबीआई कहाँ काम करता है ये तो बताने की जरूरत है ही नहीं, वो तो पूरे देश का सबसे बड़ा बैंक है। राज्य सहकारी बैंक राज्य के स्तर पर काम करते हैं, और प्राइमरी जो होते हैं वो ग्रामीण स्तर पर काम करते हैं। ठीक है। 2304, उपभोक्ता सहकारी भंडार स्थापित किए जाते हैं। उपभोक्ता सहकारी भंडार जो है वो किसके द्वारा स्थापित किए जाते हैं? सदस्यों के द्वारा, सहकारी समितियों के निबंधकों के द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा? तो उपभोक्ता सहकारी भंडार जो है वो सदस्यों के द्वारा जारी किए जाते हैं। चालू यही करते हैं, स्थापित यही करते हैं। उपभोक्ता सहकारी भंडार सदस्यों द्वारा स्थापित किए जाते हैं, जबकि इनका पंजीकरण सहकारी समितियों के निबंधकों द्वारा होता है। तो दो क्वेश्चन हो गया कि स्थापित किए जाते हैं कहते हैं सदस्यों के द्वारा, लेकिन पंजीकरण होता है इसका सहकारी समितियों के निबंधकों के द्वारा। 305, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत नहीं है, यानी किससे डायरेक्ट फाइनेंस नहीं मिलता? नाबार्ड, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, इलाहाबाद बैंक, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में एक से अधिक। तो अगर मैं इसमें बात करूं तो सारे के सारे तो डायरेक्टली लोन दे देते हैं, इसमें से इनडायरेक्टली कौन लोन नहीं देता? हाँ, एक नाबार्ड है जो नहीं करता है, पर मेरे ख्याल से वो भी दे ही देता है। कहता है वो भी कुछ केसेस में दे ही देता है, नाबार्ड जो है वो भी दे ही देता है। लोगों को लगेगा कि नाबार्ड नहीं देता, कि नाबार्ड तो सारे रीजनल रूरल बैंक्स वगैरह को कंट्रोल करता है, बट नहीं, नाबार्ड भी देता है। जरा पढ़ते हैं। तो बोला हुआ है कि विकल्पगत सभी संस्थाएं प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत है। हालांकि नाबार्ड द्वारा नागरिकों को कोई प्रत्यक्ष वित्त नहीं उपलब्ध कराया जाता, लेकिन फूड पार्क, सहकारी बैंक आदि को प्रत्यक्ष वित्त उपलब्ध कराया जाता है नाबार्ड के द्वारा। तो अन्य संस्थाएं नागरिकों से लेकर छोटे लघु बड़े उद्यम के लिए भी प्रत्यक्ष वित्त उपलब्ध कराती है। तो यानी जितनी भी एजेंसियां दे रखी थी सारे के सारे क्या करती है? डायरेक्ट फाइनेंस करती है। क्वेश्चन नंबर 306, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई थी? तो अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था कि जुलाई 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई थी। अगर मैं जुलाई 1982 की बात करता हूं तो वो हमारी छठी पंचवर्षीय योजना थी। ठीक है, चौथी, पांचवी, छठी और आठवीं, तो वो हमारी छठी पंचवर्षीय योजना थी। तो नाबार्ड की स्थापना छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि 1980 से 85 की तुलना में की, जुलाई 1982 में की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में, और ये कृषि शाखा के लिए सबसे बड़ी संस्थाओं के तौर पर आती है। 307, भारत में कृषि के लिए पुनर्वित्त प्रदान करने वाला सर्वोच्च बैंक कौन सा? यानी ऐसा बैंक कौन सा है जो कि दोबारा से क्या करता है? दोबारा फाइनेंस करता है, रीफाइनेंस भी कर सकता है। आरबीआई, नाबार्ड, एलडीबी लैंड डेवलपमेंट बैंक, और एसबीआई और नाबार्ड है जो कि भारत में कृषि के लिए क्या करता है? रीफाइनेंस, पुनर्वितरण भी करता है, पुनर्वित्त भी देता है। तो राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक, तथा बोल लू एवं बोल लू नाबार्ड, भारत में कृषि क्षेत्र को वित्त प्रदान करने वाली सर्वोच्च संस्था है। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। नाबार्ड ग्रामीण ऋण ढांचे में एक शीर्षस्थ संस्था के रूप में अनेक वित्तीय संस्थाओं की पुनरावृत्त सुविधाएं उपलब्ध कराती है, जो ग्रामीण बैंकों में उत्पादक गतिविधियों के विस्तृत क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए ऋण देती है। ठीक, अगर आप लोगों को ये पीडीएफ चाहिए जिसमें मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, खुद से भी पढ़ सकते हैं पीडीएफ डाउनलोड करके। ठीक है, तो आप आराम से वहां पर वीडियो भी देख लो, और साथ ही साथ एक बार खुद से रिवीजन के लिए आप वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, और साथ ही साथ अब तक जितने भी पार्ट हुए, प्रीवियस जितने भी वीडियोस हो, उनका भी प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो 308, भारत में कृषि पुनर्वितरण प्रदान करने के लिए शिखर स्तर के बैंक का नाम है। तो यानी कि पुनर्वितरण अभी हमने जस्ट ऊपर पढ़ा है, ये कौन सा बैंक होता है जो करता है? तो ये होता है हमारा भारत कृषि तथा ग्रामीण विकास केंद्र राष्ट्रीय बैंक। कितने अलग अलग नाम दे रखे, कृषि तथा ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक, नाबार्ड सीधा बोल देते, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, है ना? सीधी सीधी बात ये होगा। तो 309, किस वर्ष नाबार्ड कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक? अब पिछले 4 क्वेश्चन में देखो, इन्होंने नाबार्ड का नाम इंग्लिश में नाबार्ड ही है, हिंदी में 4 बार चेंज किया है। कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक, कृषि तथा ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक, कहते हैं
कृषि एवं, तथा की जगह एवं कर दिया, मतलब कुछ ना कुछ करके नाम चेंज किया। इंग्लिश में कितना अच्छा है नाबार्ड। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई तो हमने अभी पढ़ा है जुलाई 1982। यही है इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है, यही है। ठीक है, बी करेक्ट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 310, नाबार्ड अस्तित्व में कब आया? बहुत अनोखा क्वेश्चन है। कब आया अस्तित्व में? वर्ष 1982। सो दैट्स बीन सेड, आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 271 से चालू किया और क्वेश्चन नंबर 310 तक किया, तो अप्रोक्सीमेटली हम लोग 40 क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, हालांकि अभी आधा ही घंटा हुआ है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि 40-40 का सेट ही बना रहा हूँ ना, तो 40-40 के ही सेट में रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अब अगला जो होगा उसमें 311 से लेकर के 350 तक निपटा दूंगा, और फिर उसके बाद एक और वीडियो बना दूंगा 20-25 मिनट का, जिसके अंदर बाकी के 28 क्वेश्चन निपट जाएंगे। ठीक है, तो 2 पार्ट में और ये चैप्टर पूरा का पूरा फिनिश हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अगर वीडियो से आपको वैल्यू मिलती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करें और हमें अपना सपोर्ट दिखाए। तुम्हारा कुछ नहीं जाता, सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब कर दो। और अगर आपको लगता है कि आपके फ्रेंड्स को भी ये वीडियो देखनी चाहिए, या हमारी रीच दूसरों तक पहुंचनी चाहिए, तो यू आर दी ओनली सोर्स। आप वीडियो शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है मेरे लिए आपके पास कोई भी एडवाइस है, कोई भी सजेशन है, कोई भी कंप्लेन है या कोई भी रिक्वेस्ट है, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उस चीज को फुलफिल करने का कोशिश करूंगा। ठीक है, एंड या सुधार करने की कोशिश करूंगा। बाकी बी सेफ, स्टे सेफ, खाते रहो, पीते रहो, मस्त रहो, पढ़ते रहो। थैंक यू फॉर योर टाइम।